In that lecture, we discussed the next species of a reaction mechanism in which we cover how the intermediates are formed, how many types of intermediates, और हमने रिएक्शन रिएजेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया. क्लियर? तो इंटरमीडिएट के कुछ एग्जांपल मैंने होमवर्क दिए थे उनका स्टेबिलिटी के. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे. एक ये था, वन वॉज दिस वन. क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था? कुछ इस तरह का था, लाइक दैट. और एक स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा. देन अब समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन. बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? सेकंड. सेकंड. ओके, सेकंड क्यों बेटा? सर रेजोनेंस. देखो हो क्या रहा है बेटा कि पहले वाले में भी रेजोनेंस है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. तीसरे में भी रेजोनेंस है, बट दूसरे में रेजोनेंस है. ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. दूसरे में रेजोनेंस है, बट आपने याद होगा कि हमने कंपाउंड पढ़े थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. ये जो कंपाउंड है बेटा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. एंटी एरोमेटिक. वेरी गुड, शाबाश. एंटी एरोमेटिक 4 pi electron complete conjugation, but it is anti-aromatic. And what I told is anti-aromatic are less stable. very good, least stable. Clear? तो बेटा ये एक्सेप्शनल हो गया. इसमें ऑल्दो रेजोनेंस है, बट इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी हमने एक्सपेक्ट की. इट इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम होगा. अब इसको छोड़ दें तो इसके बाद नंबर किसका आएगा? थर्ड का. इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव. 2 कॉन्जुगेशन है, इसमें 1 कॉन्जुगेशन है, इसमें 0 कॉन्जुगेशन. तो बताओ ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? थर्ड वन, मोर कॉन्जुगेशन. तीसरा, उसके बाद होगा पहला 1 कॉन्जुगेशन, उसके बाद होगा फोर्थ. दूसरा लीस्ट स्टेबल होगा, ऑल्सो इट इज हैविंग रेजोनेंस, बट बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक it is least stable. तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था. नेक्स्ट आई थिंक ये दिया था फ्री रेडिकल का. पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे. बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? which is most stable among all? Second. Why? How many alpha hydrogen in this compound? 7. 7. वेरी गुड. ये अल्फा कार्बन है बेटा, फ्री रेडिकल के अगले वाले, और इन पे हाइड्रोजन काउंट कर दो. जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं. तो 2 + 2 + यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन. इसके अंदर आप देखोगे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके अंदर आप देखोगे तो 2 अल्फा कार्बन है, इस पे 1 हाइड्रोजन लगा है और इस पे 2, तो टोटल ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन. So which is most reactive, most stable? A. Clear? This one, second option. तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? थर्ड का. उसके बाद फर्स्ट का. So as we discussed, more the hyperconjugation, more will be stability of free radical. और I think positive charge था इस पे. Yes sir, positive. ओके ओके. कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन चाहिए. चलो दोनों ही सेम ही होगा ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से रेट कर सकते हैं. क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था? आई थिंक ये था, एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन मैंने दिया, एक दिया था बेटा एलाइन, और वन वॉज सेकेंडरी प्रोपाइल.
दिस वन। बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा? फर्स्ट। वेरी गुड, फर्स्ट, बिकॉज ऑफ बैंड बॉन्डिंग। याद है बेटा एक्सेप्शन में हमने पढ़ा ये, इसके अंदर बैंड बॉन्डिंग होती है, बैंड बॉन्डिंग के कारण ये एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल होता है। अब इन दोनों में बताओ। थर्ड। सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। थर्ड क्यों होगा बेटा? आप डिग्री से चेक कर रहे हो, बट डिग्री से ज्यादा मैंने क्या बताया, रेजोनेंस, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग। इसमें तो प्लस आई स्टेबलाइज कर रहा है मिथाइल ग्रुप का, बट इसमें रेजोनेंस लग रहा है। तो डोमिनेंस की ऑर्डर मैंने क्या बताया था, एम, फिर आर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आई इफेक्ट, लाइक दैट। तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइजिंग देन आई इफेक्ट। तो पहला वाला एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल है, फिर this allyl, and then least stable is 2-degree carboketine. Note it down. Fine. So next and last type of intermediate is free radical. Next, write down third. Third type of intermediate is free radical. Free radical means, can you explain anyone what is meaning of free radical? सिंगल इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो राइट डाउन, दिस इज स्पीसीज in which carbon contains unpaired electron, unpaired electron. क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल पे फ्री रेडिकल आया, तो दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बताओ ये कौन सा फ्री रेडिकल होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री, वेरी गुड। 2 डिग्री कार्बन पे यदि फ्री रेडिकल है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी तरह से 3 डिग्री कार्बन पे यदि आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर? अब ध्यान से समझना बेटा, फ्री रेडिकल में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे 7? हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 3 6। एग्जैक्टली। बॉन्डेड पेयर 3 हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6। तो 3 बॉन्ड की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन और एक और एडिशनल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। क्लियर? तो इट कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्दर याद रखना, कैन यू टेल मी फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब those species which contain unpaired electron. These are paramagnetic because of unpaired electron. तो बताओ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट या फिर एक्सपांडेड है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। क्लियर? 8 से कम होगा तो इनकम्प्लीट, 8 के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंप्लीट, और 8 से ज्यादा होते तो ऑक्टेट एक्सपेंडेड। So in this case, octet is incomplete. तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि बताओ कौन से ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे, डोनेटिंग की विड्रॉइंग? डोनेटिंग। डोनेटिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही, डोनेटिंग। क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालने वाला लग गया तो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो
if we talk about stability, this stability of free radical, stability of free radical is directly proportional to electron donating group. इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करते हैं? प्लस एम रेजोनेंस प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन and this is plus I effect, but inversely proportional to minus M and minus I effect. तो क्या हम कह सकते हैं ये कार्बन के सिमिलर है ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी की टर्म में? Isn't it? कार्बोकेटाइन के सिमिलर है. याद है कार्बोकेटाइन को भी प्लस एम प्लस आई ने स्टेबलाइज किया था और माइनस एम माइनस आई ने क्या किया था? डिस्टेबलाइज. क्लियर? तो इसको नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं. तो डोमिनेंसी ऑर्डर हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा तो एम इफेक्ट पावरफुल होता है, उसके बाद आर के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आई इफेक्ट. दिस इज ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी. स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, एम इफेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट try this question. Question number 1, write down the stability comparison. Stability order. First one, CSP, CH2, 2 degree free radical, and this is 3 degree free radical. Like that. Second question, जो हमने कार्बोकेटाइन में किया था एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम होगा. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. दिस इज CH2 free radical, CH free radical, and this is CH free radical. 10 phenyl group. Clear? For last question, it is fourth one, is this one. डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है, इसमें फिनाइल रिंग बेंजीन पे फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड के अगले वाले पे फ्री रेडिकल और नॉर्मल फ्री रेडिकल. कंपेयर करो बेटा पहला वाला, वेरी सिंपल. फोर्थ. आदित्य आप बताओ बेटा लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा पहले वाले? सब फर्स्ट. वेरी गुड, फर्स्ट. बिल्कुल सही. कैसे पता चला? आई इफेक्ट से या हाइपर कॉन्जुगेशन से. क्लियर? तो बताओ आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे. इसमें देखे तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, वो भी स्टेबलाइज कर रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन. तो बताओ विच इज मोर पावरफुल इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन. Conjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन. यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाई 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और ऑप्शन में दोनों आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मोर रिलेवेंट आंसर इज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड? 9. 9. वेरी गुड. फ्री रेडिकल के अगला वाला कार्बन अल्फा होता है, लाइक दैट. इसी तरह से इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे 6. हियर अल्फा हाइड्रोजन इज 3 and 0 अल्फा हाइड्रोजन. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ होगी. तो थर्ड, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल
देन 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। second, second, बिल्कुल सही, सेकंड, वेरी गुड। सेकंड के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। अगेन ये 1 डिग्री, देखो दिस इज 1 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो 1 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये बताओ ये कौन सा डिग्री? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री कार्बन पे है तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। या फिर अल्फा हाइड्रोजन से भी बता सकती है। बताओ पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1, वेरी गुड, 1। इसमें देखो अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इससे 2 हाइड्रोजन, 7, एग्जैक्टली 7, 2 4 एंड 3 7। इससे 2 अल्फा कार्बन है। बताओ कितने 3, अल्फा हाइड्रोजन? 3, 3। वेरी गुड। तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट। नेक्स्ट, third, third, थर्ड, बिल्कुल सही। यहाँ पे बेटा रेजोनेंस होगा। बताओ कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है? विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज दिस? free radical, वेरी गुड। इसमें दो तरह की कॉन्जुगेशन है। रिंग के अंदर देखोगे तो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। बट यदि हम इसके साथ देखें तो हियर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो विच कॉन्जुगेशन? पाई इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। क्लियर? तो बताओ सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें होगा? थर्ड वाले third, में। वेरी गुड, 3 फिनाइल रिंग की वजह से। उसके बाद सेकंड, एंड दिस इज लीस्ट कॉन्जुगेटेड। Although it is stable, but in comparison to these three, this is least stable. Clear? Next देखो फोर्थ वाला। second, second, सेकंड ये लगता है बट दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि बेटा जब भी बेंजीन रिंग पे, फिनाइल रिंग पे यदि फ्री रेडिकल बना है तो इसको हम कहते हैं एराइल फ्री रेडिकल। दिस इज एराइल फ्री रेडिकल। क्लियर? ये कॉन्जुगेशन में नहीं, चेक करो इज इट कॉन्जुगेटेड? नो, डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर है। इसी तरह से यदि कोई डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल हो, ये बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपली डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है तो उसको हम बोलेंगे विनाइल फ्री रेडिकल। इट फिनाइल रिंग पे फ्री रेडिकल है तो एराइल फ्री रेडिकल, और डबल बॉन्ड पे यदि फ्री रेडिकल बना हुआ है तो विनाइल। और दिस वन डबल बॉन्ड के जस्ट अगला वाला फ्री रेडिकल है तो इसको बोलते हैं एलाइल फ्री रेडिकल, लाइक दैट। तो याद रखना बेटा ये विनाइल और एराइल ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इवन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। सबसे कम स्टेबल होगा एराइल फ्री रेडिकल, इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। याद रखना बेंजीन रिंग पे यदि डायरेक्टली अटैच है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, दिस इज लीस्ट स्टेबल। विनाइल भी कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। तो लीस्ट मतलब सबसे कम तो ये हो गया, ये भी कम है। इन दोनों में देखो ये कॉन्जुगेटेड है, एलाइल इज हाईली स्टेबल, इसमें रियल कॉन्जुगेशन है, इट इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। और इसमें 2 कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बताओ ऑर्डर क्या होगा फिर? 3, 4, 1, 2, third, fourth, first, second, ओके, थर्ड सबसे ज्यादा, थर्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस में रियल कॉन्जुगेशन है। लीस्ट कौन सा होगा? सेकंड, लीस्ट होगा सेकंड। अब फर्स्ट और फोर्थ में से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 4, वेरी गुड, फोर्थ। विनाइल कम स्टेबल होता है तो उसके बाद फोर्थ, 3 4 1 2। नोट इट डाउन, वेरी गुड क्वेश्चन।
take a screenshot. So beta, any doubt up to this? Aditya, Jappreet, Suveni and Akam? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. तो बेटे जितने भी क्वेश्चन करते हैं these are quality questions. तो ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि कोई भी ऑर्डर जो हम मेंशन कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर रट लेना है. हर एक चीज को समझो कि कोई भी लीस्ट स्टेबल हुआ तो वो क्यों हुआ. जैसे एराइल की बात करें तो ये लीस्ट स्टेबल क्यों हुआ कि डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बेटा बात करें तो ये प्लेनर बनने लगेगा, बट फ्री रेडिकल प्लेनर कार्बन पे स्टेबल नहीं होता और ये फर्दर कॉन्जुगेशन में भी नहीं है. डबल बॉन्ड के आगे वाले पे होता देन इट इज इन कॉन्जुगेशन, बट दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन, दिस इज नॉट द कॉन्जुगेशन. फाइन. तो अभी तक बात करें तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने स्टार्टिंग से चीज डिस्कस की. टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, देन ट्रांजिशन स्टेट, देन आरडीएस स्टेप, टाइप्स ऑफ रिएजेंट और उसके बाद आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आरडीएस, लास्ट टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शन होती है. ठीक है, तो पुट द हेडिंग दिस इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. Types of organic reaction or simply the type of reaction taking place in organic chemistry. तो बेटा यहाँ पे मेनली 5 तरह की रिएक्शन होती है. उन 5 में भी बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी 11th और 12th, these are 3 main reactions. ठीक है, तो put the heading this is type of reaction. तो सबसे पहला एसिड बेस, इससे आप ऑलरेडी अवेयर हैं. एसिड बेस रिएक्शन, व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन, क्या बोलते हैं? Neutralization. वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो दैट इज नॉट न्यू फॉर अस. न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम देखेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन. दिस इज न्यू. एडिशन रिएक्शन. थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन, substitution reaction. Fourth is elimination reaction. And fifth is rearrangement reaction. Rearrangement reaction. Now see, नाम से पता चल रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेस को. तो कोई भी एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनाएगा? Salt and water. Salt and water. वेरी गुड, सॉल्ट एंड वाटर. तो देखो फर्स्ट इज एसिड बेस. एसिड बेस रिएक्शन. So whenever a acid reacts with a base, it will form salt along water. Salt along water. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, दिस इज CH3COH प्लस बेस आपने लिया NaOH. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3COONA. ये हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा और H और OH क्या बना देंगे? H2O. So this is CH3COONA along H2O like that. This one. यहाँ पे एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड. एंड बेस इज विच वन? सोडियम हाइड्रोक्साइड is reacting to form a salt
इस सोल्ट का नाम क्या होगा? एनीवन? चूचू? इसको बोलते हैं बेटा एसिटेटाइन, और ये है सोडियम, तो क्या नाम हो जाएगा? Sodium acetate. acetate. Clear? And this is water. To simply neutralization to डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता. This type is known as neutralization reaction. Got it? वो रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज करे और क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर. फाइन. So that we already know. सेकेंड हेडिंग डालेंगे बेटा एडिशन. एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन में दो तरह के एडिशन हो सकते हैं. बताओ कौन कौन से रिएजेंट हमने डिस्कस किए? एनीवन? Reducing and oxidizing. हाँ वो तो एजेंट थे, बट रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन से रिएजेंट देखे? रिएक्शन Electrophile रिएजेंट. and nucleophile. वेरी गुड. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. तो एडिशन का मतलब क्या होता है? सिंपली कुछ ऐड करना. अब ऐड तो कुछ भी हो सकता है. इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो सकता है. So depending on the reagent which is added to the given molecule, there are two types of addition. One is electrophilic addition and second is nucleophilic addition. Clear? So addition के दो सब टाइप हैं. First is electrophilic addition reaction. Second type is nucleophilic addition reaction. तो बताओ नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम क्या ऐड करेंगे? Electron. इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर? और न्यूक्लियोफिलिक में क्या ऐड करेंगे? Nucleophile. Nucleophile. वेरी गुड. न्यूक्लियोफाइल. बिल्कुल सही. तो इन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल will be added and in nucleophilic nucleophile will be added. Now focus on both. इन रिएक्शन को हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? बेटा इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो ये आपके क्लास 11 के सिलेबस में है. दैट इज इन सिलेबस ऑफ क्लास 11. और न्यूक्लियोफाइल एडिशन ये क्लास 12 में हम डिटेल में देखेंगे. बट वी विल डिस्कस द एग्जांपल नाउ. ध्यान से समझना. इलेक्ट्रोफाइल भी हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे. There is one more chapter of organic chemistry that is hydrocarbon. तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो एक एल्कीन की फेमस रिएक्शन है. यहाँ पे हम एल्कीन का डिस्कशन करेंगे, वहां पे हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो नोट इट डाउन. नाउ इसको एग्जांपल से समझते हैं. ठीक? नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन देखो. जैसे फॉर एग्जांपल this is CH2CH2 and this is Cl2 in presence of a reagent CCl4. वेरी सिंपल. एडिशन कैसे करते हैं बेटा? चलिए एक जनरल सीक्वेंस बनाते हैं, फिर इसको आप कंप्लीट करना. जैसे ये कोई मल्टीपल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड.
और इसमें हमने ए बी ऐड करना है, ए बी रिएजेंट। तो एडिशन किस तरह से होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल का सिंगल बन जाएगा और फिर एक जगह ए लगा दोगे, दूसरी जगह बी। क्लियर? टू ब्रेक दिस मल्टीपल बॉन्ड लाइक दैट। अब देख के बताओ क्या कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल्ड है? नो। No, sir. हाउ मेनी बॉन्ड कार्बन इज फॉर्मिंग इन दिस कंडीशन? 3। 3 bonds. Clear? Exactly. So the fourth bond will be formed by this reagent. एक जगह A लग जाएगा और दूसरी जगह B. So can we call this reaction as the addition? Yes. क्योंकि इसमें हमने कौन सा reagent ऐड किया? We added the reagent AB. तो एडिशन में क्या करना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके reagent को अटैच करना होता है। क्लियर? Just like for example, if we consider this alkene ethene, और इसके अंदर हम Cl2 ऐड कर in the presence of CCl4। तो बेटा ये जो CCl4 हमने लिखा है, there is no role of CCl4 in given reaction। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर CCl4 का कोई भी रोल नहीं है, it is like a solvent, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो बताओ जब हम इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन। क्लियर? ब्रेक दिस बॉन्ड एंड अटैच द क्लोरीन टू ईच कार्बन, दिस इज Cl and this is Cl। so is it satisfying the condition of addition reaction? Yes, It sir. is addition। Yes, sir. It is addition। और प्रिसाइजली बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर? इसी तरह से इसकी बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड दिस इज HCN। यदि हम इसको मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके somehow इस HCN को ऐड कर दें like that, is it addition? Yes। अगेन हम एक स्पीसीज को ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे बात करें तो बेटा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। so that's why this example is nucleophilic addition। nucleophilic addition reaction। as I told you कि आपकी क्लास 11 के सिलेबस में है और ये डिटेल में हम क्लास 12 की डिस्कस करें। यदि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन दैट वी डिस्कस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये माइंड में होना चाहिए, दिमाग में, कि एडिशन में क्या होता है। तो ये समझ में आया सभी को, एडिशन में मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और स्पीसीज को अटैच कर देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके। जयप्रीत, आदित्य, एनी डाउट? No, sir. ओके फाइन। नेक्स्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने क्लास 10th लेवल पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी होगी, कैन यू एक्सप्लेन दैट? More reactive element displaces less reactive element. बिल्कुल, एग्जैक्टली। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है। तो डिस्प्लेस कौन करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? इन द सेम मैनर यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट होंगे। जैसे ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं सी और डी से, तो इट विल गिव यू AC plus BD, AC plus BD, like that। Clear? This is, for example, this is CH3Cl on reaction with KOH। CH3Cl on reaction with KOH will give you CH3OH plus KCl। Check करो, is it substitution or not? Yes, sir. वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कौन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? दिस Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। इस Cl की जगह क्या लग गया? OH। डन। तो बेटा जिस तरह से
एडिशन दो टाइप के, कौन कौन से टाइप थे? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन भी दो तरह की होती है, सेम टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो इसकी बात करें तो बेटा ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम क्लास 12 में डिटेल में देखेंगे। सेकेंड टाइम इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपके क्लास 11 के सिलेबस में, राइट। बेंजीन रिंग पे हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके, लेट सपोज इट इज Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल आके किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, लाइक दैट, इस हाइड्रोजन को हटा के हमने Cl लगा दिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। व्हाट वी विल कॉल दिस रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लाइक दैट। यदि न्यूक्लियोफाइल, जैसे बेटा ये Cl और OH न्यूक्लियोफाइल थे, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट इट डाउन। Next and last important kind of reaction is elimination. It is simple. जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब इनके मैकेनिज्म सीखेंगे कि कितने स्टेप होते हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशन और इनके टाइप्स देखेंगे, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट नंबर 4 इज एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ इज एलिमिनेशन। तो बेटा इसमें नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा, अलग होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अल्कोहल, लेट इट बी RCH2CH2OH, और इस अल्कोहल को मैं एसिड के साथ हीट कर रहा हूँ, एनी एसिड आई हीट इट। तो अल्कोहल को जब एसिड के साथ हीट करते हैं, यहाँ पे बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। विच रिएक्शन? डिहाइड्रेशन। So can you explain what is the meaning of hydration and dehydration? Hydration, addition of water, dehydration, removal of water. Very good, बिल्कुल सही। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब किसी अल्कोहल में आप एसिड डाल के उसको हीट करते हो, इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल एंड विल रेडिली कन्वर्टेड टू एल्कीन। क्लियर? तो जब भी अल्कोहल में एसिड डाल के हीट करोगे तो प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो जैसे हमने ये गिवन अल्कोहल ली, इसमें जैसे ही आप एसिड डाल के हीट करोगे इट विल कन्वर्टेड टू एल्कीन। तो हमने स्टार्ट किया अल्कोहल के साथ और इसमें से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ इट इज कन्वर्टेड टू एल्कीन, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
तो याद रखना बेटा, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखो एलिमिनेशन का। सेकंड, like CH3, CH2, CH2Cl on reaction with alcoholic KOH, on reaction with alcoholic KOH, यहाँ से HCl अलग हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से क्लोरीन। तो जैसे ही HCl अलग होगा, यहाँ पे भी एल्कीन बन जाएगी, CH3, CH, CH2 साइड से। तो इसमें से बेटा हाइड्रोजन भी अलग हुआ, हैलोजन भी अलग हुआ। That's why this is known as dehydrohalogenation reaction. This one is dehydrohalogenation reaction. ये जो आगे हम DE लगा रहे हैं, D का मतलब होता है बेटा रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन along halogen, dehydrohalogenation. क्लियर? नोट इट डाउन। तो एलिमिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? those reactions in which a certain molecule is eliminated with the help of suitable reagent. वो रिएक्शन जिनके अंदर कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है किसी रिएजेंट की मदद से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, in most of the elimination reaction, alkene is formed. ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर भी एल्कीन बना, और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में भी क्या बना? एल्कीन। नोट इट डाउन। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट। ये उतनी कॉमन नहीं है बेटा, इट इज नॉट कॉमन। जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रिएक्शन है, द मोस्ट कॉमन रिएक्शन आर एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन की कौन से दो टाइप की? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन के भी दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड इज एलिमिनेशन। तो ये तीनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कोई भी स्पीशीज अनस्टेबल से रीअरेंज होकर क्या बना देगी? स्टेबल स्पीशीज। क्लियर? तो those reactions in which one species, or simply you can say unstable species, converted to stable species by migration of group or shifting of bond. Read this. बेटा ये दो तीन रिएक्शन में आएंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एक अनस्टेबल स्पीशीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्टेबल के अंदर। और ये होगा कैसे? बाय द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप और बाय द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड। या तो ग्रुप का ग्रुप पूरा माइग्रेट कर जाएगा या फिर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट करो तो एग्जांपल से समझते हैं।
एक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल देखते हैं। बेटा पूरी 11th और 12th के अंदर ये सिर्फ 3-4 जगह आपको मिलेगा रीअरेंजमेंट, बट रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हाउ द ग्रुप माइग्रेट, दिस इज माइग्रेशन ऑफ ग्रुप और एटम, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप और एटम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 CH3 CH2+। ध्यान से समझना बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? एनीवन? 4, 1 3, degree. 1 degree. 1 डिग्री, करेक्ट, गुड। बेटा डिग्री कैसे चेक करते हैं? जिस डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव लगा हो वही कार्बोकेटाइन की डिग्री होती है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? 1 डिग्री। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन भी क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब होगा क्या, पहले देख के बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है? 3 degree. वेरी गुड, 3, देन 2 एंड 1 डिग्री। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्लियर? तो होगा क्या कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे स्विच कर जाएगा, लाइक दैट इट विल माइग्रेट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू सेकंड कार्बन। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज मिथाइल शिफ्ट, CH3- शिफ्ट। तो अब ये जहां से गया वहां पे तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और जिस पोजीशन पे गया था वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो अगला क्या बना, CH3 C CH3 CH2, इस CH2 पे लग जाएगा बेटा CH3 और फर्स्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो फिर से 1 2, ये वाला फर्स्ट था, ये वाला सेकंड था। सेकंड पे हमने इस मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करा दिया। नाउ चेक व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? 3 degree. Very good. Now it is 3 degree. Is it more stable than former? Yes, sir. Very good. It is more stable than the last one. तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो देखो एक ही आयन जो है वो अपने आप ही रीअरेंज हो गया। जैसे ही हमने मिथाइल को शिफ्ट किया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ये बदल गया 3 डिग्री के अंदर। दैट मीन्स अनस्टेबल इज readily converted to stable form. Okay. तो याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिथाइल का शिफ्ट होगा, कभी फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है, कभी हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। तो ज्यादातर 3 शिफ्ट होते हैं, मिथाइल, हाइड्राइड और फिनाइल। One, two, any doubt to anyone? Aditya, Suveni, Jeffrey, and Agam. No, sir. No, No, sir. Okay, so that's it from reaction mechanism. तो बेटा जो लास्ट वाला पार्ट था टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया है। एज आई टोल्ड यू, ये हम डिटेल में चैप्टर के अंदर ही करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, एक साथ आप मैकेनिज्म समझ लोगे साथ तो दैट वुड बी इंटरमिक्स। इसलिए जैसे जैसे रिएक्शन के टाइप आते जाएंगे तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों क्लास 11th में।
तो जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं क्लियरली मेंशन करूंगा कि ये एडिशन का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक का है या फिर न्यूक्लियोफिलिक का। तो दैट्स इट फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो बेटा जीओसी के अंदर सबसे पहले हमने इफेक्ट डिस्कस किए। इफेक्ट में भी हमने आई इफेक्ट से स्टार्ट किया, फिर रेजोनेंस को समझा, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा दैट इज एरोमेटिसिटी। क्लियर? एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस जीओसी इज रिएक्शन मैकेनिज्म। In reaction mechanism, we discuss type of bond cleavage, transition state, RDS state. Next, we discuss type of reaction reagent, that is electrophile and nucleophile. Number 5, we discuss type of intermediate. तो intermediate के अंदर हमने सीखा कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। Lastly, the type of reaction. तो ओवरऑल 5 तरह की रिएक्शन होती है। इनमें से मेन होती है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्लियर? ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। So right now we are having 3 chapter to complete. उनमें से 2 बड़े चैप्टर हैं। जैसे आयोनिक की बात करूं तो मेनली हमें ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं और रेस्ट आर कंप्लीटेड। आयोनिक इक्विलिब्रियम we have to discuss. Next we have to discuss hydrocarbon and one more chapter, that is environmental chemistry. These are the main 3 chapters which are left. Now listen carefully. बेटा इससे पहले हमने एक और इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद है सभी को? What was Chemical. chemical equilibrium. एग्जैक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम। आप एक बार उसको रिवाइज करना बेटा, क्योंकि उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट आयोनिक में लगेंगे। क्लियर? तो एक साथ फिजिकल हो जाता, इसलिए हमने बीच में ब्रेक दिया था, वहां पे सिर्फ केमिकल को किया ताकि मिक्स ना हो। क्लियर? तो एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम को रफली पढ़ के आना, रिवाइज करना, देन वी विल स्टार्ट आयोनिक। उसके बाद हाइड्रोकार्बन एंड देन लास्ट में एनवायरनमेंट। So thank you. Have a nice day.